गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास के पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए आज आपका अध्याय नया शुरू होने जा रहा है, अध्याय नंबर 10 और जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस अध्याय में मुख्य बिंदु क्या रहने वाले हैं? 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन कैसा था। लेकिन याद दिला दूं, इससे पहले 8वां अध्याय की वीडियो भी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। उस समय में भी हमने बात करी थी जमींदारों की, किसानों की, कारीगरों की। लेकिन याद रखना दोनों में फर्क क्या है। 8वां जो अध्याय है वो पड़ा है मुगल कालीन जो समाज था भारतवर्ष में, या मुगल कालीन जो दौर था, जो था 16वीं और 17वीं शताब्दी का। याद रखना 16वीं और 17वीं शताब्दी का। यहाँ बात करें हम 18वीं शताब्दी के अंत की बात करें और उसमें भारतवर्ष में शासन किसका था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश कंपनी का जो है वो यहाँ पर राज था। उसके दौरान इन तीनों की स्थिति क्या थी वो जान पाएंगे। और उस समय ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो स्थापित थी उसके द्वारा राजस्व निपटान जो है कैसे हो रहा था, मतलब जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो कैसी थी, सेवा कैसे दे रहे थे, ये सारी बात हम। और 19वीं शताब्दी में क्या परिवर्तन आया, ये सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। क्लियर है? और उद्देश्य क्या है कि बच्चों में ये बताना कि उससे पहले क्या व्यवस्था थी भारत में, वो हम 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, मुगलकालीन। अब अंग्रेज लोग भारतवर्ष में आए, उपनिवेशवाद शुरू। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई बड़ा देश किस मामले में? ताकतवर देश, ठीक है, ताकतवर देश जब जो है, जो कमजोर निर्बल देश है उसके ऊपर अधिकार कर लेता है उसके ज़मीन पर, तो उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। ठीक है, तो भारत भी किसका उपनिवेश रहा है? ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। तो उस समय जमींदार, किसान और कारीगरों को कैसे इस उपनिवेशवाद में प्रभावित किया, ये सारी चर्चा जो है होने वाली है। सबसे पहले मानचित्र को समझ लेते हैं। ये वो मानचित्र है जिसमें हर जगह ये जिक्र होगा। और बात करेंगे हम, किसकी बात होगी? राजमहल की पहाड़ियों की बात होगी भाई। तो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र थे उससे संबंधित ही जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि अंग्रेज जब भारतवर्ष में आए तो उन्होंने प्रारंभ ही बंगाल से किया था। इसको हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे। लेकिन मैं बता दूं, मानचित्र में जो बताया जाए, जो हरे वाला जो हिस्सा है ना, जो आपका बिहार से लेकर झारखंड का जो क्षेत्र है, हरा हरा सा, ये कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। राजमहल इसलिए आता है क्योंकि राजमहल का वहाँ पर जो है एक नगर बसा, नाम सर उसी नगर से राजमहल की पहाड़ियाँ चला। और इस प्रकार से ये, और मुगल काल में भी यह केंद्र रहा है, राजधानी रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है राजधानी भी जो है वो स्थापित हुई है। तो इसलिए राजधानी के नाम से ये सारा जो है वो पहाड़ियाँ जो है वो गिनी जाती है। ठीक है जी। तो इस क्षेत्र को आपने हमेशा ख्याल रखना कि कहाँ पर इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो आजकल का जो वर्तमान आपका झारखंड है वहाँ पर पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ आपको याद रखनी है, बंगाल की बात यहाँ पर होगी। तो आज जो पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का, उसकी बात नहीं हो रही है। उस समय ब्रिटिश काल में जो बंगाल हुआ करता था, आप देखेंगे इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम और जो आपका बांग्लादेश, सॉरी आपका म्यांमार है, वर्मा है, उसका हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। ठीक है, तो दो मानचित्रों के जरिए मैंने बताने। आज के जो विषय होने वाले हैं वो है जमींदारों का जीवन और किसानों का जीवन कैसा रहा। देखिए, इसको जाने से पहले फिर से हम ब्रिटिश काल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपिटेटिव एग्जाम में आता है कि ब्रिटिश काल जो है था वो प्रारंभ, उसका छोटा सा इतिहास हम जो हो जान पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे, ये जो है इस ब्रिटेन की बात करें, इतना छोटा सा देश, बिंदु भर देश। और भारत, ये समझ सकते हैं, भारत और पाकिस्तान ये सभी इसमें जो है सीमाएं नहीं बताई जाए, लेकिन भारत इतना बड़ा देश सोचिए, और ये एक छोटा सा देश, इसने जो है पूरे विश्व भर में जो है वो अपने उपनिवेश स्थापित किए, मतलब हराया पूरी तरह से, इन देशों को गुलाम बनाया। ठीक है, हराने के बाद ही गुलाम बनाया जा सकता है। तो वैसा इस देश ने किया। क्यों हुआ, इसके पीछे ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं या पढ़ लेना ज़रूरी है चीज़ें। लेकिन इस ब्रिटेन ने भारतवर्ष में प्रारंभ कैसे किया था, याद रखना है। सबसे पहले इसी देश में एक कंपनी स्थापित की गई थी 1600 ईस्वी में। याद रखना, पूरी डेट थी 31 दिसंबर 1600 में। यहाँ पर एक कंपनी बनाई है। कंपनी जैसे हमारी जो है धीरू भाई अंबानी की कंपनी है ना, रिलायंस की कंपनी है, इस तरह की कंपनियाँ स्थापित हुई, टाटा की कंपनी है। तो वैसे ही यहाँ पर एक कंपनी स्थापित हुई और उसको दे दिया गया लाइसेंस पूर्व के देशों के साथ। देखिए, पूर्व के देश में हम पढ़े, भारत भी उसमें शामिल था। भारत बड़े पहले से ही रहा है इन देशों का, जो आपके ये जो महाद्वीप है ये है आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विकसित जो देश है पाए जाते हैं। तो इन देशों की ही बदौलत विश्व की जो है वो खोज भी हो सकी, है ना। जैसे भारत की खोज किसने की? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल कहाँ पड़ा? ये पड़ा, पुर्तगाल से यहाँ से होते आया और यहाँ वास्को डी गामा कालीकट में पहुँच गया। तो ये दोस्त पहले से ही 100 वर्ष पहले हमारे से आगे हैं, मतलब डेवलपमेंट के मामले में। तो भाई वही बात मैं कर रहा हूँ। इस देश ने सर्वप्रथम एक कंपनी स्थापित हुई और कहा कि इस कंपनी को लाइसेंस दे दिया गया सरकार की तरफ से कि पूर्व के देशों के साथ वो व्यापार कर सकता है। और वो भारतवर्ष में पहुँचे और सबसे पहला जो याद आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। फिर 1612 से लेकर 16, देखिए उसके पश्चात जो है भारतवर्ष जो है वो, अगर हम बात करें, दो व्यक्तियों के नाम जो है याद रखने हैं आपको। एक है विलियम हॉकिंस, जो है 1609 ईस्वी में भारतवर्ष में आया अपने जहाज़ों के साथ, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं उसको। लेकिन हाँ, सूरत में उसको जो है, सूरत में जो है वो से व्यापार का जो अपना एक छोटी सी कंपनी चलाने का अधिकार जो दे दिया गया था। लेकिन बड़ी जो
बड़ी जो अचीवमेंट रही थी वो थी हॉकिंस की। नवंबर 1616 में जो क्या होता है कि यहाँ भारतवर्ष में जो सूरत में जो है पुर्तगाली जो है अधिकार कर लेते हैं या उस पर आक्रमण कर लेते हैं, तो उस समय जो जहांगीर जो है इनकी सहायता जो है मांगता है, किसकी, टॉमस रो की जो है वो हेल्प मांगता है, और उसमें वो सक्सेस रहते हैं फिर से जो है सूरत पर अधिकार करने में। और इसलिए खुश होकर जो है जहांगीर क्या बोलता है कि जो उसकी एक मांग थी वो क्या था कि टैक्स फ्री जो है वो हो जाना चाहिए उनका व्यापार भारतवर्ष के साथ। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी जो टॉमस रो को मिला, और इसी सक्सेस के बदौलत उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, उस पैसे से उन्होंने सेना बनाई और भारत के ऊपर जो है उन्होंने अधिकार भी कर लिया। तो ये प्रारंभ था एक तरह से, यहाँ से ब्रिटिश का आरंभ है ना। तो ये हमने पढ़ लिया 16 तक पे क्या किया। 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में जो है जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला से पहले जो थे वो थे अलावर्दी खान थे, और अलवर्दी खान ने अपनी मृत्यु से ही पहले सिराजुद्दौला को अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब तक अलवर्दी खान रहे वो बहुत योग्य थे, ठीक है, बहुत योग्य शासक थे, तो अंग्रेजों का साहस नहीं हुआ उनके साथ जो है युद्ध करने का। लेकिन सिराजुद्दौला के साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है कंपनी की तरफ से लड़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव में जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जिंदगी में कुछ बढ़ना है तो रॉबर्ट क्लाइव भी एक एग्जाम्पल हो सकता है अपनी लाइफ में। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने छोड़े केवल कुछ सैनिकों, 1000 सैनिकों के साथ ही नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हरा दिया और प्लासी की लड़ाई जो है जीत ली। लेकिन ये निर्णायक लड़ाई नहीं हुई, अभी उसे और एक लड़ाई लड़नी जो निर्णायक लड़ाई थी, और वो थी 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है एक लड़ाई और लड़ी गई। यहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही हिस्सा लिया था, और ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी, 3 गठबंधन था। एक था बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला बदलकर मीर कासिम बन गए थे, पहले मीर जाफर फिर मीर कासिम बने, और फिर अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, और मुगल बादशाह जो कौन थे, शाह आलम। इन तीनों का गठजोड़ था, और ये तीनों के तीनों हार जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है शाह के साथ जो है, जो मुगल बादशाह उनके साथ जो संधि कर लेते हैं, और इस प्रकार से बंगाल की दीवानी उन्हें मिल जाती है। बंगाल की दीवानी जिसकी बात हम आज करने वाले, बंगाल का ही ये सारा चैप्टर है। तो बंगाल की दीवानी मिल जाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दीवानी का मतलब क्या है कि वहाँ से जितना भी राजस्व होता है भूमि का जो इकट्ठा किया जाता है, वो अंग्रेज जो है उसे इकट्ठा करेंगे, और उसका कुछ पार्ट जो है वो फिर दिया जाएगा शाह। लेकिन शाह आलम को कुछ पार्ट नहीं, उसके लिए एक मुफ्त जो है वो पेंशन 20 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया था कि 20 लाख रुपए आपको जो है दिया जाएंगे, अंग्रेज आपको देंगे, ठीक है। ये इनके आपस में तो प्रारंभ जो है कहाँ हुआ, बंगाल की दीवानी से प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से बंगाल में क्या था, बिहार और उड़ीसा भी शामिल किया, देखना बहुत बड़ा क्षेत्र बंगाल का था। तो भाई यहाँ से दीवानी मिलना ये बड़ा जो है संकेत था। तो द्वैध शासन यहीं से प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों ने सिर्फ मलाई खाई और बाकी छोड़ दिया किसके, चाहे वो सिराजुद्दौला था, बादशाह था, कि शासन आप ही करेंगे, कानून व्यवस्था आप ही देखेंगे, हम तो सिर्फ मलाई खाएंगे, वहाँ का जो भूराज्य है उसे एकत्र करेंगे। क्लियर हो गया, तो हो गया। तो ये प्रारंभ था अंग्रेजों का, इसको जरूर याद कीजिए। और याद रखिए 21 तक का इतिहास जो था ब्रिटेन का, 1921 ईस्वी में पूरी दुनिया का, याद रखना, पूरी दुनिया का 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा था उनके हिस्से में था। और ये माना जाता था पूरी दुनिया को अगर 3 भागों में बांटते ना, 3 भागों में, तो एक हिस्सा ब्रिटिश राज का आता था। कितने बड़े, एक छोटे से देश में इतने बड़े संसार के अलग अलग हिस्सों के ऊपर, जिसमें कनाडा और अमेरिका भी शामिल थे। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, आप इजिप्ट जाइए, कंबोडिया जाइए, मतलब कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी जैसे हम कहें कॉन्टिनेंटल, कोई भी कॉन्टिनेंटल ऐसा नहीं था जहाँ पर ब्रिटिश शासन का। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश काल का यह जो सूर्य था कभी अस्त नहीं होता था, है ना, सूर्य कभी अस्त नहीं, क्योंकि सूर्य धरती के ऊपर कहीं ना कहीं जो रहता है, कभी वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह जैसे अंधेरा हो गया तो पूरी पृथ्वी ही अंधेरा होगा, किसी न किसी भाग पर जो है वो सूर्योदय होता है। तो इसका हर जगह उपनिवेश इसलिए कहा गया था कि ब्रिटिश का कभी भी जो है सूर्योदय नहीं होता है, ब्रिटिश राज का। क्लियर हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें, अब हम जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब लेते हैं अपने अध्याय का पहला, वह है जमींदारों का जीवन। बंगाल की बात हम कर रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल से ही हुई थी, मैंने आपको इतिहास बता दिया, और यहीं से ही जो उनका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। प्रयोग क्या था कि जो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था कायम करे कि जहां से स्थायी तौर पर उनके पास धन आता रहे। और धन कैसा आता था भाई, उस समय जो सबसे बड़ा जो कर होता था वो कौन सा था, भू राजस्व होता, भूमि से लिया जाने वाला कर होता था। क्लियर है, ये हमने पढ़ लिया है 8वें अध्याय में भी, और इसमें भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई क्योंकि भारत में पहले से ही जमींदारी प्रथा जो है वो शामिल थी, तो इसलिए जमींदारों के साथ ही सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रारंभ किया कि भाई बनी बनाई जो व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं, जमींदारों का साथ लेते हैं। तो 1793 ईस्वी में ये व्यवस्था स्थापित हुई, इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी हम पढ़ते हैं, बहुत क्लासेस में हमने इसको पढ़ चुका स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो इस बंदोबस्त को जो है स्थापित किया जाता है, एक तरीका था, ये लगान एकत्र करने का एक तरीका था, और जमीन का मालिक बना दिया गया जमींदारों को। क्लियर हो गया, तो इस तरह से यहां से प्रारंभ हुआ बंगाल में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम जो पहला एक तरह से आरंभ या पहला जो प्रयोग था वो किसके तौर पर, इस्तमरारी या जिसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। अब इससे पहले और भी स्थितियां हम पढ़ लेते हैं। देखिए वर्धमान ये जगह जो है, इसमें नीलामी की एक घटना की जो है वो बात हो रही है। वर्धमान में क्या हुआ, वहां के राजा थे तेज चंद, ये बात कर रहे हैं हम वहीं की ही, बंगाल की ही। आपका बंगाल में उस समय जो है 1793 ईस्वी में जो प्रारंभ हो चुका था इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त तो प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसकी जो खामी क्या थी कि बड़ी भारी ऊंची दर जो इसकी स्थापित थी। ऊंची दर मतलब अगर 10 हिस्से का जो है, मान लीजिए वो 10 किलो जो है उसने
जमींदार ने अनाज एकत्रित किया भू राजस्व के तौर पर, तो 9 हिस्से कंपनी को देना पड़ते थे और 1 हिस्सा जो उसको रखना पड़ता था। मतलब जो लगान था वो बहुत बड़ा लेते थे। कंपनी ने लगान की जो सीमा थी, दरें थी, वो बहुत ऊंची रखी हुई थी। तो इस कारण क्या था, देखिए इस व्यवस्था के तहत क्या कहा गया था, अगर जब तक जो भूमि, देखिए भूमि का मालिक बन दिया जमींदार, तो जमींदार को कहा गया, और जमींदार देखिए ये लगभग 400 गांव का, ऐसे छोटे मोटे जमींदार नहीं होते थे, लगभग 400 गांव उनके अधीन होते थे। भाई 400 गांव का जो राजस्व एकत्रित करेगा और फिर जो है वो डिपॉजिट करेगा, अगर वो डिपॉजिट नहीं कर पाएगा तो उसकी भूमि का कुछ हिस्सा जो है वो नीलाम कर दिया जाता, नीलाम कर देना। नीलाम करना समझ आती है ना, कि सरेआम मान लीजिए किसी की कार नीलाम करनी है, तो कार को ले जाएगा बाजार में, और बाजार में उसकी कीमत शुरू होगी, मान लीजिए 1 लाख से प्रारंभ होगी, तो पूछा जाएगा 1 लाख, और किसी ने कहा मैं 1,05,000 दूंगा, किसी ने बोला 1,10,000, तो जो सबसे बड़ी नीलामी देगा मालिक, किसी ने कहा था 2 लाख, और 2 लाख से ऊपर किसी ने मना कर दिया, फिर कोई नहीं खड़ा हुआ, तो 2 लाख में वो जमीन जो है वो कार दे दी जाएगी। तो ऐसी नीलामी जो है वो की जाती थी जिस जमींदार का राजस्व नहीं दे पाता था। ये किस व्यवस्था के तहत था, इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत या स्थायी बंदोबस्त के तहत, ये इसकी शर्तें थी। क्लियर है भाई। तो भाई उस समय जब प्रारंभ हुआ इस व्यवस्था का बंगाल में, तो बहुत सारे ऐसे किसान, ऐसे ये जमींदार थे जो नहीं दे पाए थे, और माना जाता कि उस समय 95% जो लोग थे उनकी नीलामी जो है वो हो रही थी, जमींदारों की नीलामी जो है, क्योंकि वो नहीं दे पाए थे। सॉरी 95%, अधिकतर हिस्सा इसका था, अधिकतर हिस्सा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन क्या हुआ, यहां भी चालाकी खेली जा रही थी कि इन जमींदारों के ही लोग जो है नीलामी के लिए खड़े हो जाते थे। इसी के द्वारा भेजे हुए एजेंट क्या करते थे, जमीन खरीद लेते थे, क्योंकि जब जमीन जो है एक बार खरीदी तो वो पैसा नहीं दे पाता था, फिर से उसकी नीलामी होती, तो क्या हुआ, बार बार जो है ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी सरकार की तरफ से, तो सरकार के लिए भारी हो गया, है ना, एक सिरदर्दी का काम हो गया। तो अब क्या हुआ, मिनिमम कीमत के ऊपर, ऐसी कीमत के ऊपर जो है उसको बेच दिया गया कि ताकि वो कीमत उन्हें मिल सके। तो इसलिए अब इन्होंने भरपाई कहाँ करी, वो जमीन इन तक ही पहुंच गई, उन्हीं के ही एजेंट थे, और माना जाता कि उस समय पता लगा जब सरकार को कि 95% जो बिक्री हुई वो उनके हाथों में ही फिर से चलेगी वो जमीनें, क्योंकि उन्हीं के एजेंट द्वारा ये खरीदी गई थी और चालाकी के साथ। ठीक है, ये तरीका उन्होंने निकाल लिया था कि जमीन उनके पास ही रही और कम कीमत के ऊपर उन्होंने फिर से खरीद ली। ठीक है भाई, ना कर दिया, ना ही राजस्व दिया, और कम कीमत के ऊपर जमीन फिर से मिल गई। तो ये तरीका उन्होंने निकाला। तो भाई ये भी सरदर्दी का काम था। ये बता रहा हूं कि सरकार को क्या क्या दिक्कत है उस समय। अदा न किए जाने पर राजस्व की समस्या। राजस्व देखिए 75%, जो हमें यह बता रहा 75% जमींदारी थी उसका हस्तांतरण हो रहा था, मतलब उसकी नीलामी जो है हो रही थी उसमें 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। क्लियर हो गया। स्थायी बंदोबस्त के कारण, इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण, याद रखना ये बंदोबस्त की मैंने बता दी शर्तें भी क्या थी। तो भाई जमींदारों के पास 400 गांव, ये भी मैंने बात, क्यों नहीं दे पाते थे, इसकी कई वजहें थी, बहुत सारी वजहें थी जिनकी चर्चा हम आगे जो है करने वाले थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तीसरा आता है राजस्व की अदायगी में जमींदार क्यों चूक करते थे, क्यों नहीं दे पाते थे, उसके पीछे कारण के एक एक कर। भू राजस्व की ऊंची दरें निश्चित थी, इसकी चर्चा हो चुकी, मैं बात नहीं करूंगा। कृषि उत्पादों की कीमत बहुत कम भी थी, कि कृषि उत्पाद, मान लीजिए मैंने अनाज पैदा किया, गेहूं किया, ठीक है, तो गेहूं की जो कीमत थी उसको जब मैं बाजार में बेचता था और जो मुझे भू राजस्व देना है, भू राजस्व जो देना है वो ज्यादा है और उसकी कीमत मुझे कम मिल रही है। अगर भाई मुझे उसका, अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपए देने हैं, सपोज के लिए मैंने 10 रुपए जो है देने हैं किस चीज के, भूमि कर, भू राजस्व करना 10 रुपए, लेकिन मेरी सारी ही जो गेहूं है वो 5 रुपए ही बिक रहा, तो मैं कहां से लाऊंगा जो बड़े हुए पैसे कहां से लेकर आऊंगा। तो भाई ये मुश्किल काम था, इसलिए भी भू राजस्व जो है वो नहीं दिया जा रहा था। तो जो रैत थे और सिकमी रैत, ये देखिए याद रखना, रैत क्या होते थे, किसान के लिए इस्तेमाल किया गया, जो मैंने पीछे भी कहा था, रैत हुए किसान, और सिकमी रैत कौन होते थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और रैत के पास वो कुछ जमीन जो है मांग लेते। भाई रैत किसान, मुझे, ये थोड़े बड़े किसान थे और ये छोटे किसान थे, ये वो किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, तो ये रैत से जमीन लेते थे, उसके ऊपर काम करते और कुछ हिस्सा इसको दे देते थे। तो ऐसा चलता था। ठीक है, तो रैत और सिकमी रैत आप, तो किसके कारण, कि कृषि उत्पादों की कीमत जो है बहुत कम थी। इसलिए जैसे टमाटर अगर आपने लगाए हैं ना, और टमाटर लगाने के बाद आपको कीमत मिले 1 क्रेट के 50 रुपए, तो अगली बार आप उसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, फिर आपको घाटा नुकसान होगा, जितना पैसा मैंने खर्च किया वो भी नहीं मिला। तो ये कारण था कि जो है कृषि उत्पाद की कीमत जो है बहुत कम थी, घाटे का सौदा था। तीसरा था सूर्यास्त कानून का प्रचलन। क्या कानून बनाया गया था सूर्यास्त का, उसमें जो है, जो हमने पढ़ा, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट थी,
जिसे कहा गया स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त। उसमें कहा गया सूर्यास्त का कानून कि जो डेट निश्चित कर दी गई, मान लीजिए दिसंबर लास्ट का कर दिया गया कि अब तक अगर आपको 31 दिसंबर तक जो है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले जब इस 6 बजे अगर सूर्यास्त होता है 6 बजे से पहले आपको देना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया उसके बाद जो भू राजस्व आप डिपॉजिट नहीं करेंगे और उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नीलाम तो कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं ख्याल किया जाता था कि भाई उसकी फसल कहीं बर्बाद होगी किसी वजह के कारण, वो ख्याल नहीं कि उसे किसी भी हाल में जो है वो डिपॉजिट करना ही होता। तो ये भी कारण था भू राजस्व अदायगी जो है न किए जाने के लिए। ठीक है, तीसरा कारण। चौथा, जमींदारों से उसके अनेक अधिकारों को छीन लिया गया था। भाई अब जो रैयत थे या सिक्किमी रैयत थे वो भी उनको जो है आगे देखिए, रैयत और सिक्किमी रैयत किसके अधीन थे? जमींदार, क्योंकि जमींदारों को स्वामी मान लिया गया था भूमि का। तो भूमि जमींदार ने किसको दी? रैयतों को। रैयतों ने किसको दी? सिक्किमी रैयतों को। भाई अब ये भी इनको नहीं दे पाते थे। क्यों? क्योंकि जमींदारों का प्रभाव खत्म हो गया था। कैसे भाई? पहले जमींदारों को हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, उनके पास अपनी सेना की टुकड़ी होती थी, वो न्याय भी करते थे, सबसे बड़ा न्यायालय उनका ही लगता था। राजा के पास नहीं जाते थे लोग, उनको इंपॉर्टेंट था, उसके अपने पुलिस, अपने सेना, सब कुछ, मतलब ये सारे अधिकार उसके पास थे। सीमा शुल्क को प्राप्त करता था, पैसा उसके पास कमी नहीं थी। अब क्या था? अब जो कचहरियां थी, न्याय था, वो भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। हर एक काम, मतलब सारे सेना की टुकड़ियां भी अब उसने नहीं रख सकता था। तो सारे अधिकार एक पुलिस को जो है, पुलिस के अधिकार छीन लिए जाए तो उसका कोई मायना नहीं रहेगा। उसकी जो पुलिस की जो वर्दी की ताकत तभी है जब उसके पास अधिकार है, क्या? किसी को पकड़कर अंदर फेंक सकता है, किसी के, मतलब आप जो अधिकार थे जो उसके पास, जो उसको जो है सशक्त बनाते थे या जो है प्रभावशाली व्यक्ति बनाते थे जमींदार, वो सारे छीन लिए गए। अब वो केवल मात्र क्या रह गया? एक आम व्यक्ति रहेगा, और उस आम व्यक्ति की अब कोई नहीं मानता था। इसलिए भी भू राजस्व जो समय पर नहीं कर पाते थे। पांचवा, भू राजस्व एकत्र करना सहज कार्य नहीं था। अमला, जिसे अधिकारी नियुक्त किया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, उसे अमला कहा जाता था। वो क्या करता था? एक अधिकारी के तौर भू राजस्व एकत्रित करता था। तो फसलों के खराब होने और कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आने के कारण जो है रैयत भू राजस्व अदा नहीं करते थे। ठीक है, अदा नहीं कर पाते थे। और इसमें जोतदार और मंडल, देखिए ये मध्यस्थ जमींदार थे, वो जमींदार जो गांव में ही रहते। देखिए ये जो बड़े जमींदार जो मैंने कहा ना, जिनके पास 400 गांव होते थे, ये भाई बड़े अमीर होते थे, इसलिए शहरों में रहते थे। लेकिन इन्होंने अपने काम को रखने के लिए, काम को चलाने के लिए जो है गांव में कुछ लोग रखे जाते थे जो जमींदारों से कम नहीं होते थे, जिन्हें कहा जाता था जोतदार मंडल, है ना। यह मंडल जो है वो पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, है ना, जिसे पंच कहा जाता था। तो ये जो लोग थे जो गांव में रहते थे, ये बड़े बड़े लोग थे जिनका पैसा था। तो भाई ये जो मध्यस्थ जमींदार थे ये भी भू राजस्व की अदायगी नहीं देते थे समय रहते, क्योंकि ये जो है जो बड़ा जमींदार था उसको कमजोर करना चाहते थे, नीलामी करना चाहते थे, ताकि पैसे इनके पास कमी नहीं थी तो ये उस पैसे से उन जमीनों को खरीदना चाहते थे। इस लालच में वो भी आगे जो है क्योंकि वो ये लोग गांव में रहते थे, तो असली जो है जो किसानों का संबंध रहता था वो इनके साथ रहता था, ना कि बड़े जमींदार के साथ सीधा संबंध। तो भाई किसान भी इनकी ही बात को मानते थे और इस प्रकार से भाई वो बड़े जमींदार थे, उनकी नीलामी होती थी, उनकी जमीनों की नीलामी होती थी। तो ये वजह है, 5 वजह हो गया। चौथा, जोतदारों का उदय, जिसकी बात अभी करी हमने। जोतदार क्या हुए कि 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, जमीन जो है वो घोर संकट से गुजर रही थी और जो किसान था, कुछ एक किसान वर्ग ऐसा था, कुछ एक किसान वर्ग जो धनी बन रहा था, क्योंकि उनके पास जमीन जो है ज़्यादा थी और वो लगातार धनी बनता जा रहा था। और इन्हीं धनी किसानों को कहा गया जोतदार। क्या कहा गया? जोतदार। क्लियर हो गया। और इन्हीं को ही बाद में कहा गया हवलदार और गांटीदार और मंडल। ये 3 याद रखना, हवलदार, गांटीदार और मंडल। इनके अपने पास कई हजार एकड़ की जमीनें होती थी और ये प्रभावशाली व्यक्ति जो है हो गए थे गाँव के। तो 19वीं शताब्दी में बंगाल में जो शक्तिशाली किसान थे उनको कहा जाता था जोतदार। क्या कहा जाता? जोतदार। याद रखना, इनको क्या कहा जाता? और हवलदार, गांटीदार और मंडल। क्लियर हो गया। अब इनके शक्तिशाली होने या इनके उदय होने के पीछे कारण क्या थे, क्या हुआ? ये 19वीं शताब्दी में हुए ये सारी बातें। 18 से शुरू हुआ था और 19वीं शताब्दी में जाकर ये लोग जो है सामने आए। भूमि के बड़े बड़े भागों पर इनका नियंत्रण हो गया था। कैसे किया नियंत्रण, वो भी मैंने आपको बताया।
है ना। यहाँ से बिकती थी, बड़े जमींदारों से बिकती थी जमीन, नीलाम होती थी और ये लोग खरीद लेते थे क्योंकि ये पैसे इनके पास होते थे। देखिए, भूमि के बड़े बड़े भाग इनके पास नियंत्रण में थे। दूसरा, स्थानीय व्यापार, साहूकारी का काम। साहूकारी का काम क्या होता है कि पैसा देना गरीब व्यक्ति को और उसके बदले में उनसे जो है बहुत सारा पैसा लेना। आपको याद होगा कि सूद ही खत्म नहीं होता, सूद लगाते थे ना, ब्याज बोलते सूद। तो भाई वो पूरा जिंदगी भर किसान सूद ही देते रहता था, मूल वैसा का वैसा ही रह जाता था, ठगी करना। तो ये भाई ये वही लोग थे जो ठगी करते थे और यही गांव में रहते थे। तो ये साहूकारी जो व्यवस्था थी ये भी इनके पास थी, जमीनें भी इनके पास थी, तो भाई सारा कारोबार व्यापार भी इनके पास था। तो ये साहूकार ही इसलिए जो जोतदारों का उदय हुआ। तीसरा, जोतदारों की जमीन पर बटाईदारों के माध्यम से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे इनकी जमीनें जो है बढ़ती चली गई, इन्होंने जो बटाईदारों को दिया। बटाईदार कौन होते थे? वो किसान जो आधा हिस्सा जोतने पर जो है वो सीधा ही जोतदार को देते हैं। आधा हिस्सा, अगर 2 क्विंटल अनाज हुआ तो आधा 1 क्विंटल जो है जोतदार का और आधा जो है उस बटाईदार का। तो इसलिए इनको बटाईदार, शेयर क्रॉपर कहा जाता था। तो इनके माध्यम से उन्होंने कृषि करी और ये मजे में अपनी जमीन पे खुद काम नहीं किया, काम किसी और से करवाया। जमीन से भी पैसा आ रहा है, साहूकारी से भी पैसा आया, हर जगह से पैसा ही पैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से लोग जो है वो बड़े व्यक्ति बन गए। गांववासी सीधे जोतदार जो नियंत्रण में, जैसे पहले कर दिया था कि ये इनका नियंत्रण सीधा ही गांव वालों के साथ था। तो गांव वाले इनकी ही बात मानते थे, जोतदारों के ना कि अपने उनसे आगे का जो जमींदार, सबसे बड़ा जमींदार जो शहर में रहता उसकी कोई बात नहीं मानता था। जोतदार अपने समर्थक रैतों की देखभाल करने का कार्य किसका था? वो मध्यस्थ जो जमींदार जिनको कहा जाता मंडल जोतदार, भाई इनकी ही है। तो जोतदार हमेशा जब कभी भी बढ़ता था, मान लीजिए बढ़ा दिया जो है, जो शहर में बैठा हुआ जो जमींदार है उसने बढ़ा दिया क्या? लगान। तो भाई इसका जो है रैतों का समर्थन करते थे जोतदार और उसका जो है पूरी तरह से क्या कर देते थे? बहिष्कार कर देते, नहीं देंगे हम। तो जोतदारों का समर्थन होता था, इसलिए रैत भी अकड़ जाते थे। क्लियर है? तो भाई ये जो रैतों के साथ मिलकर जो है जोतदार कई बार क्या करते थे, मैंने कहा ना यहाँ पर कि वो भूराजस्व भी नहीं देते थे। जोतदार बोलता को टिके रहे, क्योंकि जोतदार अब एक प्रभावशाली व्यक्ति था, गांव में सबसे ताकतवर था। तो भाई उसके लिए ताकत क्या, अगर उन्होंने लठैत रखे होते थे, लठैत समझो ना, मारने के लिए लोग जिनके पास लाठियां होती थी, तो भाई डरते थे सारे। तो रैत जो है उनका सहारा लेते थे और राजस्व आगे नहीं देते थे। और राजस्व आगे नहीं देंगे तो क्या होगा भाई? उसकी जो है नीलामी होगी और नीलामी होगी तो जोतदार जो लेंगे, जोतदार प्रभावशाली होते गए, जोतदारों का उदय हो गया। क्लियर होगा? ये हमने पढ़ा। अब बात कर लेते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। लेकिन जमींदार जो शहर में बैठा था वो भी चालाक हो गया था। क्या करता था? देखिए, उसने अपनी जमीन को बचाने के लिए, जिनका जो नीलामी हो जाती थी, बचाने के लिए क्या किया? एक कानून था जिसके तहत अगर किसी जमीन जो है मान लीजिए स्त्री के नाम पे है तो उसको जो है नीलाम नहीं किया जा सकता था। ये कानून था अंग्रेजों के समय में। क्लियर हो गया? तो भाई क्या करता था जमींदार? चालाकी के साथ जो है बहुत सारा हिस्सा जो अपने माता या फिर जो घर की स्त्री है उसके नाम कर देता था। क्लियर होगा? बचने के लिए। और क्या है? नीलामी की, जो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने जो है नीलामी जब भी होता था अपने एजेंट भेजे होते थे, एजेंट, और वही एजेंट जो है कम कीमत के ऊपर उनको खरीद लेते थे। अगर कोई दूसरा जो है साहस करता था, उनको लाठियाल भेजा जाता था। लाठियाल होता है लाठी से मारने वाले, और वो दूसरी बार कभी मुड़कर नहीं आता था। क्लियर हो गया? तो ये तरीका किसके? हम जो शहरों में बसे हुए जमींदार, जमीन को फिर से कैसे हासिल करना है, जो जिसकी नीलामी हो रही है। तो रैत जो है अपने पुराने जमींदार को अपना अन्नदाता भी समझते थे। बहुत सारे ऐसे रैत भी थे जो बड़े जमींदार को अपना अन्नदाता, क्योंकि उन्हीं के बदौलत उनके घर में अनाज आ रहा है, तो उसको ध्यान रखते हुए भी वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जमीन चले जाए ऐसा वो ख्याल रखते थे। उनका वो साथ देते लठैतों का, और वो भी इनका साथ देते थे। 19वीं शताब्दी में शुरू में ही कृषि उत्पादों की कीमतें में वो बढ़ने लगी थी। अब 19वीं शताब्दी में जो है थोड़ी स्थिति और थी, है ना। 100 सालों के बाद क्या हुआ कि भाई अब अनाज की कीमतें तो बढ़, देखा है ना, अनाज की कीमतें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। अनाजों की कीमतें बढ़ी और इससे क्या हुआ भाई, अब जो वेरिएशन थी, जो भूराजस्व था वो कम हो गया एक तरह से, क्योंकि अब अनाज की कीमतें ज़्यादा कीमत में जाने लगे। और इससे फायदा किसको हुआ? किसानों को। जमींदारों की स्थिति भी सुदृढ़ी और किसानों की स्थिति भी सुदृढ़ हुई। तो ये जमींदार जो शहर थे रहने वाले, वो भी जो है बचने लगे थे 19वीं शताब्दी में। अब उनकी जमीनें थी वो नीलाम होने से बच रही थी। किसके कारण? कृषि उत्पादों की मूल्य में वृद्धि के कारण। अब आ जाता भाई, ये पढ़ दिया जमींदारों के में, किसानों का जीवन पढ़ लेते हैं भाई। 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश शासन था उसमें सबसे अधिक अगर कुप्रभाव, सबसे बुरा प्रभाव पड़ा तो किसान लोग ही थे। अब क्या प्रभाव थे? नई भू राजस्व व्यवस्था एक हमने पढ़ लिया, जिसको
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये लोग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने स्थापित किया था बंगाल में, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन्होंने स्थापित किया था क्या, कौन सी स्थापना, इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे कहा था स्थायी बंदोबस्त। इसकी चर्चा बड़ी होगी है, लेकिन इससे पहले भी व्यवस्था स्थापित थी, उसे कहते हैं ठेकेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, याद रखना इजारेदारी व्यवस्था, इसे किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उससे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा इजारेदारी प्रथा जो है वो बंगाल में शुरू की गई थी, जिसका मतलब क्या था कि ऊंची बोली जो लगाएगा, पहले 5 वर्षों के लिए, फिर आस्ता आस्ता करके 1 साल हो गया, 1 साल कर दिया गया, लंबा समय। तो भैया जैसे 1 साल हुआ तो मान लीजिए मैंने कोई खेत ले लिया 1 साल के लिए, पता है कि 1 साल के बाद ये खेत कोई दूसरा, क्योंकि मैं हो सकता है मैं नहीं उसको खरीद पाऊँ तो दूसरे के हाथ में चले जाके, तो इसलिए इस खेत को और अच्छा बनाने की कोशिश नहीं होती थी। इससे क्या हुआ, जो भू राजस्व है वो भी कम होता चला गया और जो उसका उत्पादन था वो भी कम होता चला गया, ठीक है। तो ठेकेदारी व्यवस्था से, इसलिए ठेकेदारी व्यवस्था खत्म हुई और ठेकेदारी की जगह अब कौन आ गई व्यवस्था, ठेकेदार और ठेका लेता था वो ठेकेदार था, अब कौन आ गया, स्थायी बंदोबस्त का जमींदार आ गया। बात वही थी, ठेकेदार से हाथ किसकी जमीन आ गई, अब जमींदार के पास आ गई, किस के तहत, इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। किसानों की स्थिति पढ़ रहे हैं हम, तो किसानों की स्थिति, अब जो पहले जो एक्सप्लॉयटेशन जो है ठेकेदार, अब जो ठेकेदार क्या लेगा, ठेके ने जमीन ले ली ना, तो क्या करेगा भैया, कर जो मैंने देना है ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार ने, हम कहेंगे कंपनी को जाएगा, तो वो कंपनी को सब क्या लेगा, इससे जितना वसूल करेगा कर, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा और जो है कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को देगा। तो इसलिए अंततः किसकी धुनाई होगी, किसान की ही होगी। 2 लोग हैं अलग अलग तरह से जो उनके ही पसीने के ऊपर जो है वो चल रहे थे या अपना जो शासन चला रहे थे। एक तो हो गया ठेकेदार, दूसरे हो गया अंग्रेज लोग, ठीक है, कंपनी हो गए। तो भाई ठेकेदार से अब आगे कौन, इस व्यवस्था में कौन आ गया, अब जमींदार। तो जमींदार भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों को और उससे उनको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा था, ब्रिटिश जो है वो कंपनी कर रही थी। इस प्रकार से इनकी स्थिति जो बदतर हुई, चाहे कोई व्यवस्था, चाहे ठेकेदार व्यवस्था हो, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त है। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या। अब कृषि पर जनसंख्या का दबाव, अब जनसंख्या डे बाय डे जो बढ़ रही थी, अब खेत तो नहीं बढ़ रहे थे ना, खेत तो उतने थे लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी किसानों के ऊपर ही आया, ठीक है जी। जैसे जैसे बढ़ती गई किसानों के ऊपर और दबाव आता, तो ये अत्यधिक जो अधिकतर किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो पर्याप्त अनाज पैदा करने में असमर्थ हो गए। अब उन दबाव तो था लेकिन वो कर नहीं पाया और कृषि जनसंख्या का जो दबाव था, जो जोते थी वो और भी छोटी होती गई। देखिए पहले खेत बहुत बड़ा था, मान लीजिए जो है 1 बीघे का था, आगे जो है उसके 4 बेटे हो गए, तो आगे आगे क्या आ गया, उसको जो है आगे बीघे तो 5-5 बिस्सुआ आ गई, और छोटा, फिर और बड़ा तो और छोटे होते, ऐसा होता ना, पहले बड़े ज़्यादा बच्चे होते, तो अब छोटे छोटे खेतू हो गया। अब उसके ऊपर हल भी नहीं चलाया जा सकता, जितने छोटे खेत होते जाते तो उनकी जो है परवरिश उतनी अच्छे से तरह से नहीं होती और उपजाऊ शक्ति और भी कम होती चली जाती है। तो अच्छा अनाज वहाँ पर नहीं उगाया जा सका और इससे ये व्यवस्था की भरण पोषण की जो समस्या थी वो उत्पन्न हो गई। क्लियर हो गया। तो ये दूसरी समस्या। तीसरा, सरकार द्वारा जब अनाज ही कम पैदा होगा, छोटे छोटे खेत होंगे, तो क्या करेगा, तो ये किसानों की स्थिति बदतर हुई इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण। तीसरा, सरकार द्वारा कृषि सुधारों की उपेक्षा, कि सरकार तो जो है कहाँ थी, सरकार जो तीसरे नंबर चले गई है, सरकार का कोई नहीं देना नहीं। सरकार ने किसे बनाया, मालिक, जमींदारों को, जमींदारों ने आगे जो किसान को दी। अब एक व्यक्ति, जिस सरकार जो है, मेन तो सरकार का होना चाहिए था पक्ष, कि सरकार कम से कम उस जमीन के बारे में सोचे कि नए नए जो है वो बीज पैदा करे या खाद के बारे में संदर्भ में बात करे। तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है जी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और इस कारण जो कृषि थी वो डेविड, ना जमींदारों ने कुछ किया ना सरकार ने कुछ किया, सिर्फ लगान ही वसूल किया जाता था। और किसी भी हालात में चाहे वो फसल सत्यानाश होगी, बेकार होगी, तो उस स्थिति में भी जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, इससे क्या हुआ, उनकी स्थिति और भी बदतर होती चली गई। क्योंकि अगर थोड़ा सा देखिए, आज अगर आप देखेंगे कृषि के मायने बदल गए हैं, नए नए तरीके पे। उस समय एक ही तरह के तरीके थे, तरीकों में भी परिवर्तन नहीं आया। अनाज जो था, जो डेवलप होना चाहिए, उसकी किस्म जो है नई नई किस्में आनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ। वही अनाज उगाते थे, वही सब कुछ वही तरीके से। तो इसका वो आज की डेट में अगर देखेंगे आप, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, गांव में रहने वाले बच्चे, अगर आपने देखो कि चावल का एक डंठल जो है लगाया जाता है, एक सिंगल, और जब वो बड़ा हो जाता है पेड़, तो उसको 20-25 जो है पेड़ हो जाते हैं, नीचे से उग जाते हैं।
तो सोचिए कितना मल्टीपल हो गया है आज अनाज। तो इस तरह के तरीके जो है वो नहीं किए गए सरकार की तरफ से ईजाद कि उनकी कृषि में पैदावार वृद्धि हो, सिंचाई के साधन डेवलप हो, अनाज उनको या बीज उनको अच्छे दिए जाएं या जोतने के लिए और तरीके अपनाए, ऐसी व्यवस्था जो नहीं की गई, इस कारण भी जो है किसानों की स्थिति बदतर से बदतर होती चली गई। भू राजस्व वसूल करने के कठोर तरीके, ये पहले आ गया कठोर तरीके, भाई तलवार की नोक पर जो है उनसे इकट्ठा देना ही पड़ता था, तो किसान को देना ही पड़ता, चाहे अपने घर में अनाज बचे चाहे नहीं बचे। तो स्थिति किसकी खराब हुई? किसान की। और सरकार और किसानों के मध्य बिचौलियों की संख्या बढ़ जाना, यह भी कारण था। बिचौलिए कौन हुए? भाई सबसे बड़ा जमींदार कहाँ बैठा था? शहर में। उसने आगे के जमींदार को दिया, किसी और को ठेका दे दिया, फिर उसने किसी और को दिया, किसी और ने। तो माना जाता है कि उस समय 50 तक बिचौलिए हो जाते थे। और ये पैसा किससे लेना भाई? लास्ट में किससे? किसान से ही लेना है। किसान की जो फसल है ना, वो जो भू राजस्व लिया गया अंतिम सबसे लास्ट 50वें जमींदार के द्वारा, तो वो भाई आगे को देगा, आगे देगा, अपना कुछ भाग जो वो रखता रहेगा। मान लो एक भाग में रखेगा, एक रुपया भी रखेगा, तो 50 रुपए तो इनके हिस्से में चलेगा और उसके बाद जाएगा फिर ब्रिटिश सरकार। तो सोचिए कितना भार जो है उस किसान के ऊपर ही था। ये सारा पैसा किससे लिया जाता? किसान के ऊपर ही लिया जाता, किसान से ही लिया जाता था। तो किसान के ऊपर जो है उत्पादन जो था उसके ऊपर आश्रित जो इतनी व्यवस्था थी, उसके कारण स्थिति की और भी बदतर होती चली गई। क्लियर हो गया जी? समझे बात? तो देखिए आज की डेट में कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ बिकती है, मान लीजिए शर्ट है आपकी, कमीज़ है, अगर सीधे तौर पर कमीज़ बनाने वाले के पास आप जाएंगे और कमीज़ हासिल करेंगे तो आप केवल उसको बनाने के देंगे पैसे और ख़त्म। लेकिन आपने कंपनी के पास जाते तो कंपनी वाले जो है उसके कमीज़ बनाने से लेकर कहाँ से लाया, वो सारी चीज़ें जोड़कर उस कमीज़ की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? अगर वो बहुत ही दूर से आए तो फिर आने का परिवहन का किराया भी उसमें शामिल, तो कीमत बढ़ती चली जाती है। लेकिन पैसा कौन देगा? जो कमीज़ खरीदेगा। तो बड़ी कीमत भी खरीदने वाला तो किसान ही देगा ना, लगान। तो लगान किसके कारण बढ़ गया? इन 50 लोगों के बीच में आने के कारण जो लगान बहुत बढ़ गया और किसानों की स्थिति और भी बदतर हो गई। फिर पड़ा छठा, साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। अब किसान मजबूर हुआ, लगान देना है और पैसा कम है, विवाह भी करना है, शादी भी है, खुशी भी है, जन्म भी मनाना है, ये सारी चीज़ें होती थी किस गांव में। तो भाई उस स्थिति में क्या करता है? वो साहूकारों के पास जाता था जो व्यापारी लोग थे और उनसे पैसा लेते थे और ब्याज के ऊंची ब्याज दरों पर लेते थे और वो ब्याज ही कभी खत्म नहीं होता था और इस प्रकार से सारी की सारी जमीन इन साहूकारों के पास जो चली जाती थी। तो शोषण, ये शोषण की पराकाष्ठा थी। भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं। सातवां, किसानों को सिगर फसल बेचने के लिए बाध्य करना, कि भाई निश्चित कर दिया गया सूर्यास्त का नियम है कि भाई इससे पहले तो जो जमींदार है वो ऑर्डर किसको देगा? किसान को ही देगा ना आगे, कि इससे पहले अगर मान लीजिए कोई जनवरी से पहले डिपॉजिट करना है तो वो बोलेगा दिसंबर में दे दे भाई। तो दिसंबर में जैसे ही अनाज पैदा हुआ वैसे ही उसको कहा जाता भाई अनाज जल्दी से बेच। और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि उसको वो कम से कम वेट करे कि अनाज की कीमत बढ़े फिर वो बेचे, फिर आपका दे। लेकिन उसको कम कीमत पर ही अपना अनाज बेचना पड़ता था और उस कम कीमत के कारण क्या होता था? वो साहूकारों के चक्कर में फंस जाता था, क्योंकि कम कीमत पर बेचा और लगान बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा बढ़ा हुआ वो पैसा कहाँ से लेगा? साहूकारों के पास जाएगा, लेगा। और इस प्रकार से शोषण किसका? किसान का। आठवां, कृषि का वाणिज्यकरण, कि यही कारण था कि कृषि जो किसान जो लोग थे अब जो उनका वाणिज्यकरण करने लगे थे, ऐसी चीज़ें उगाना उन्होंने शुरू किया था जिससे उनको सीधा पैसे उनके हाथ में आए। जैसे कि कपास, अनाज उगाना बंद कर दिया था उन्होंने बहुतों ने अनाज से, क्योंकि जो अनाज जो कम कीमत पर कपास, पटसन, नील, चाय, गन्ना, इस तरह का जो उत्पादन करना जो है किसानों ने शुरू किया था। लेकिन यहाँ भी स्थिति क्या थी कि ये सारी चीज़ें जो है अंग्रेज लोग ही अपनी फार्मों में उगाते थे और आम लोगों को ये चीज़ उगाने की इजाज़त नहीं थी। कपास, पटसन, नील इजाज़त थी तो अंग्रेज लोग ही इजाज़त देते थे और वो सारी की सारी चीज़ें किसे बेचना पड़ती? अंग्रेजों को, और वो कम कीमत पर लेते थे। यही बात आ गई ना, वही आ गई, कम कीमत पर जो उसको खरीदते थे। तो इस स्थिति में भी जो फ़ायदा किसको होता था? जो मालिक होते थे अंग्रेज, बागानों के जो मालिक होते थे अंग्रेज, उनको ही फ़ायदा होता था और किसानों को नहीं होता। तो किसानों की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। क्लियर होगा? तो ये 8 स्थितियाँ मैंने बताई किसानों के शोषण की। चलिए अंतिम आपके लिए आज का विचार, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उस पेड़ को जो अपने आप ही उग गया और वो पेड़ जिसको आपने अपने गमले में उगाया हो, दिन रात का फर्क रहता है। इस पेड़ को उखाड़ते हुए आपको सांस लग जाएगी, उखाड़ते हुए जोर लगेगा,
लेकिन उसको आप जैसे मर्जी एकदम से, मतलब वो कोमल रहेगा और ये मजबूत बनेगा। तो तुम मजबूत बनो, और मजबूत कौन बनाता है? आपकी समस्याएं आपको बनाती है। तो याद रखिए, जब कभी भी समस्याएं आए उनसे भागिए मत, उनको साहस के साथ उनका सामना कीजिए, उनको दूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।